हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग अर्थशास्त्र टॉपिक पर अध्ययन करने चल रहे हैं और इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग अर्थशास्त्र के परिचय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, यहां पे सबसे पहले एक बेसिक चीजें हैं। अर्थशास्त्र शब्द का क्या मतलब है, हमें यह समझने की जरूरत है। तो अर्थशास्त्र होता क्या है? तो यहाँ पे शास्त्र का अर्थ यहाँ पे दो शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। एक शब्द का मतलब होता है अर्थ और दूसरे शब्द का मतलब होता है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात धन का अध्ययन करना। धन का अध्ययन क्या है दोस्तों? अर्थशास्त्र। अब ये तो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिसमें धन का अध्ययन किया जाएगा उसी सब्जेक्ट का नाम है अर्थशास्त्र। अब यहां पर हम लोग जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो यहां पे दो चीजें आती हैं। एक शब्द आता है अर्थशास्त्र और एक शब्द आता है अर्थव्यवस्था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं की सिद्धांत का वर्णन होता है। अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है? सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के सिद्धांत का अध्ययन होता है। जबकि अर्थव्यवस्था व्यवस्था शब्द से बना है। अर्थ में यहां पे दो शब्द मिल गई, अर्थ धन व्यवस्था। अर्थात अर्थ माने धन की व्यवस्था करना, धन की व्यवस्था। कहां धन की व्यवस्था होगी दोस्तों? किसी देश की धन की व्यवस्था। कहां की व्यवस्था देखना है? किसी देश की। यानी मोटा मोटा यहां पर एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया बिल्कुल। किसी भी देश की आर्थिक क्रियाएं या किसी देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से कार्य करती है, इनका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंदर करते हैं। आर्थिक क्रियाएं का मतलब कि किसी भी देश में धन आता कैसे है, यानी किसी भी देश का धन आता कैसे है और जाता कैसे है, यानी किसी भी देश के आय व्यय का वर्णन है। ये पूरा अध्ययन करना क्या कहलाता है दोस्तों? आय व्यय का वर्णन करना अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहलाता है। इसी का नाम है इकोनॉमी। जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के आय व्यय के सिद्धांत का वर्णन होता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई देश कहां से पैसा कमाता है और पैसे को कहां पर खर्च करता है। इन सब का हम अध्ययन अर्थव्यवस्था के अंदर करते हैं। दोस्तों, यहां पर हमारे एग्जाम पॉइंट टू एग्जामिनेशन अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में सीखा जाता है? अर्थव्यवस्था के बारे में। यहां पर हम बेसिक दोस्तों ये समझने में सक्षम हुए
कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में बेसिक क्या डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि अर्थव्यवस्था किसकी जानना है दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था। किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, भारत के। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र का हम देखेंगे, इसके जनक कौन है। इसके जनक दोस्तों एडम स्मिथ है। ठीक, एडम स्मिथ की एक पुस्तक है दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक इन्होंने 1776 में लिखी थी। ये रहने वाले कहां के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। कहां के हैं दोस्तों, ये 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस लिखे हैं। और इसी बुक में इन्होंने सर्वप्रथम यह डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और इसी डिफिनेशन के कारण दोस्तों इन्हें अर्थशास्त्र का पिता या फादर या जनक कहते हैं। फादर या जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इन्होंने अर्थशास्त्र की मेन थ्योरी बताया कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और हमारे मन में आता है, क्या कोई भारतीय में कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में डिफाइन किया गया है। तो जी, यहां पर एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसके लेखक, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है दोस्तों, चाणक्य है। और यह जो पुस्तक है मौर्य राज्य व्यवस्था पर लिखी पुस्तक है। किस पे लिखी गई है, मौर्य राज्य व्यवस्था पर लिखी गई यहां पे हम ये देखें दोस्तों कि अब अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ हैं। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक चाणक्य है। चाणक्य के दो तीन नाम मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, एक चाणक्य का नाम है विष्णुगुप्त, एक नाम है पाक्षिक, एक नाम है कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है, ये अर्थशास्त्र क्या है दोस्तों, ये किताब का नाम है। क्या है, किताब है। और इस पुस्तक में मौर्य राज्य व्यवस्था के बारे में लिखी गई इनकी पुस्तक है, जिसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या पाक्षिक कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने ये देखा दोस्तों कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, अर्थशास्त्र क्या है और भारत में अर्थशास्त्र का परिप्रेक्ष्य क्या है। अब हम अर्थशास्त्र के बारे में और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि अर्थशास्त्र को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जब अर्थशास्त्र के विभाजन की बात होती है दोस्तों, तो यहां पर अर्थशास्त्र को कम से कम हम 3 भागों में डिवीजन कर सकते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में डिवीजन कर सकते हैं। कौन कौन, नंबर 1 आकार, स्ट्रक्चर, आकार के आधार पर। नंबर 2
आधार के आधार पर, और नंबर 3 सिद्धांत के आधार पर। इस तरह से हम अर्थशास्त्र को 3 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम आकार पर अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र को अगर बात करें तो अर्थशास्त्र के आकार के आधार पर इसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? 2। पहला पार्ट होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि को साइड में हम कर सकते हैं दोस्तों सूक्ष्म, समष्टि को साइड में हम कर सकते हैं विस्तृत। इंग्लिश में इसको हम क्या कर सकते हैं? माइक्रो। इसको क्या कर सकते हैं? अब इसमें क्या होता है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अब इन सब पार्ट पर हम फोकस करने चल रहे हैं। अच्छा, अब अभी सुपर टेट में एक एग्जाम में सीधा आया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र शब्द को किसने दिया था। तो ये जो शब्द है दोस्तों, किसने दिया था? रेगनर एंटोन कीटिंग। इसमें किसका अध्ययन होता है? किसी विशेष क्षेत्र का, किसी विशेष व्यक्ति अब्लिक क्षेत्र, किसी विशेष व्यक्ति क्षेत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जैसे कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, अगर बजट की बात हम करें दोस्तों, तो जब कोई व्यक्ति का बजट बनता है, कोई व्यक्ति अपना बजट बनाता है, तो हमेशा घाटे का बजट। जैसे सपोज करिए, अगर एक वर्ष में हम 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 12 लाख के अंदर ही हमारा बजट तैयार होगा। यानी हम ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यही प्रयास करेंगे कि साल भर में अगर हमें खर्च करना है तो 12 लाख के अंदर ही खर्च करें। अगर इससे ज्यादा नहीं करना चाहेंगे, यानी हमेशा हम फायदे का बजट बनाएंगे। जबकि समष्टि के अंतर्गत किसी देश का बजट तैयार होता है, किसी देश या बड़े क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। किसी विशेष क्षेत्र, किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का जब अध्ययन करने की बात होती है, तो वहां पर हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। माइक्रो के अंतर्गत बड़े क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि आधार के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार से किस तरह से बांटा जाता है। फिर हम लोग सिद्धांत की ओर आएंगे। आधार की बात करेंगे दोस्तों, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था 2 पार्ट में कैटेगराइज है। नंबर 1 श्रम प्रधान और नंबर 2 पूंजी प्रधान।
ये क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अब जिस अर्थव्यवस्था में या जिस रिसोर्स में, जिस उपक्रम में, जिस संसाधन में श्रम की अधिकता होगी, यानी अगर किसी कंपनी को ओपन करने में, कोई भी एक कंपनी है, अगर एक कंपनी है कोई और इस कंपनी का 50% प्लस भाग किस पर निर्भर हो, श्रमिकों पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो दोस्तों, श्रमिकों पर निर्भर हो या खर्च हो, उसी को हम क्या कहेंगे, श्रम प्रधान। जबकि अगर 50% प्लस भाग की निर्भरता किस पर हो, कंपनियों पर हो, बड़ी बड़ी मशीनों पे हो, मशीनों पर हो, या 50% प्लस खर्च मशीनों पर आए, उसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को हम पूंजी प्रधान कहेंगे। क्या कहेंगे, पूंजी प्रधान उद्योग। तो यहां पर हमने ये देख लिया कि श्रम आधार उद्योग कौन सी है या पूंजी प्रधान अर्थव्यवस्था कौन सी होती है। इसके बारे में हमने यहां पर एक छोटा सा ट्रिक समझा कि अगर किसी इंडस्ट्री को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 50% प्लस या तो लेबर होगा या तो कैपिटल लगा होगा। अगर लेबर इन्वेस्ट है तो उसको हम लेबर प्रधान उद्योग कहेंगे। अगर वहां पे पूंजी इन्वेस्ट का बेस होगा तो उसी को हम पूंजी प्रधान उद्योग के नाम से जानेंगे। हम कहेंगे कि इस अर्थव्यवस्था का आधार पूंजी प्रधान आधार है। या अब हम इसको हम सिद्धांत के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो सिद्धांत क्या होते हैं, अब हम इसको यहां पर देखेंगे। दोस्तों जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको वन बाय वन पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सिद्धांत है। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अगर मोटे तौर पे सिद्धांत की बात करें तो अर्थशास्त्र को बेसिकली हम लोग 4 पार्ट में, सिद्धांत के लिहाज से अगर बात करें तो 4 पार्ट में, कम से कम 4 भागों में बांट सकते हैं। अब हम वन बाय वन व्यवस्था को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका आधार क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार
एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है दोस्तों कि जैसे इसके अंदर जब कोई कंपनी स्थापित होती है, क्या स्थापित होती है? कंपनी। कंपनी में ये कंपनी स्टेब्लिश हो गई। इस कंपनी में दो वर्ग होगा दोस्तों। कितने वर्ग होंगे? दो। नंबर एक पूंजीपति होगा जिसका यहां पर धन लगा है, और दूसरा यहां पर श्रमिक होंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर दो पार्ट होंगे, एक पूंजीपति होगा और दूसरा श्रमिक होगा। पूंजीपति क्या करेगा? पूंजीपति यहां पे कंपनी लगाएगा और श्रमिक उस पर काम करेगा। पूंजीपति यहां पर श्रमिकों को पर्याप्त सुविधा देगा। यहां बहुत ज्यादा वेलफेयर होगा, और जब यानी यहां लेबरों को क्या क्या प्रदान करेगा? बहुत सारी चीजें, जैसे नंबर एक काम के घंटे फिक्स कर देगा, काम घंटे। यहां पे पेमेंट जो होगा सैलरी होगा, यानी इनकी जो तनख्वाह जिसे आप लोग बोल सकते हैं, निश्चित करेगा। ओवर टाइम देगा, फिर आवास, चिकित्सा, स्कूल कॉलेज आदि की सुविधा देगा। और जब इतना सब देने लगेगा, इससे जो यहां पर श्रमिक होगा वो पूरे मनोयोग से काम करेगा। यानी श्रमिकों में क्या बिलीफ होगा कि श्रमिकों में ये बिलीफ होगा दोस्तों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों को ये बिलीफ होता है कि मालिक ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें सब कुछ दे रहा है। जैसे हमारे यहाँ टाटा कंपनी है, सरकारी नौकरी भी इनके सामने क्या है दोस्तों? फेल है। इतना ज्यादा सुविधा दे देते हैं लोग। तो कहने का मतलब, जब लेबरों को पर्याप्त सुविधा मिलेगा तो लेबर क्या करेंगे? अत्यधिक श्रम करेंगे। और जब अत्यधिक श्रम करेंगे तो आय भी अत्यधिक। इसलिए इस प्रकार की अर्थव्यवस्था से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। तो इस तरह से जो कंपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करती है, सर्वाधिक आय होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे एक देश है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सभी इसी अर्थव्यवस्था को मानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें निजी सेक्टर का ज्यादा भाव होता है। यानी इसकी पहली खासियत है, पहला अंतर यह है, निजी क्षेत्र का अत्यधिक प्रभाव होता है। दूसरी इसकी खासियत होती है, सर्वाधिक विकास होता है। सर्वाधिक विकास होता है। तो इस तरह की जो भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उसमें सर्वाधिक विकास की स्थितियां दिखाई पड़ती हैं। यहां तक क्लियर होगा दोस्तों। अब हम दूसरी प्रकार की अर्थव्यवस्था पर अध्ययन करने चल रहे हैं कि और कौन सा आधार है, किस तरह के से है, इसको अब हम लोग देखेंगे।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। अब दूसरी अर्थव्यवस्था हम समाजवादी देखेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। इसको समझने का प्रयास करेंगे। समाजवादी में जो सभी चीजें होती है, यानी इसी को हम क्या कौन सी अर्थव्यवस्था कर सकते हैं? सरकारी अर्थव्यवस्था भी कहेंगे। क्यों? इसमें सरकारी या सार्वजनिक, इसमें क्या होता है कि जो सभी आधार सार्वजनिक लोगों के हाथ होता है। सार्वजनिक लोगों के हाथ में होता है। हाथ में होता है। दूसरी इसकी खासियत क्या होती है दोस्तों? इसमें न्यूनतम आय होती है। और क्या होता है? तीसरी, सर्वाधिक कल्याणकारी इस व्यवस्था में योजनाएं बनाई जाती हैं। अब जब सर्वाधिक कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी तो सर्वाधिक विकास होगा। ठीक है दोस्तों। चौथी इसकी व्यवस्था की क्या खासियत होता है? जब इसका समर्थक देश कौन है? रसिया। इसका समर्थक देश कौन सा है? रूस है। इसका फॉलोअर कंट्री का नाम कौन सा है? रूस है। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था को देखेंगे दोस्तों, जिसको हम कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये जानने का प्रयास करेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं। इसमें क्या होता है? इसका जो लाभ होता है, लाभ भी होता है और कल्याणकारी योजनाएं भी बनती हैं। ठीक है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिलकर काम करता है, यानी पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और यही चीजें भारत की है। भारत में यही आधार है। ठीक है दोस्तों। भारत में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप बताओगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डे बाय डे भारत पूंजीवादी की ओर अग्रसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था किधर अग्रसर है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
की ओर अग्रसर है। यानी इंडियन इकोनॉमी इंप्रूवमेंट आ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है दोस्तों? मिश्र अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड। मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये मिलकर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य इसका प्रॉफिट भी कमाना होता है, कल्याणकारी योजनाओं को लाना भी होता है, और भारत का यही आधार है। भारत कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फॉलोअर है दोस्तों, और इस तरफ अग्रसर है। वर्तमान में भारत क्या है? वर्तमान में भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन बनने क्या वाला है? कैपिटलिस्ट। वर्तमान में क्या है? अगर वर्तमान में कोई पूछे तो क्या बताओगे? मिश्रित। आगे क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट। एक और बेसिक यहां से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ये हो गया, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था का आधार सबसे पहले कौन सा देश फॉलो किया था? तो सबसे पहले ये फ्रांस फॉलो किया था। कौन? फ्रांस। सर्वप्रथम अपनाया था। इसको सबसे पहले किसने अपनाया था दोस्तों? फ्रांस अपनाया था। अब किधर है? अब वर्तमान में यह पूंजीवादी सबसे पहले फ्रांस इसको अपनाया था। वर्तमान में यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बदल गया है। अब यहां पर एक अर्थव्यवस्था और बचता है दोस्तों, अब हम लोग उसको फोकस करेंगे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी। यह अर्थव्यवस्था अपने देश के आधार पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था फायदे के आधार पर परिवर्तनशील होती है। फायदे के आधार पर ये कैसी है? परिवर्तनशील है, यानी जहां इसका फायदा होगा वहां से जुड़ेगी, जहां घाटा होगी उसको छोड़ेगी। ये किसकी खासियत है दोस्तों? साम्यवादी। जैसे चीन, यानी इनकी कोई आधार नहीं होता, इनकी ढुलमुल नीति हुई होती है। अभी तक पाकिस्तान से फायदा था, पाकिस्तान की ओर रुकी, ठीक है दोस्तों। और जब पाकिस्तान यहां से सामान को निर्यात कर लेता है और निर्यात करने के पश्चात यहां से सामान आयात करता है पाकिस्तान, और इतना ज्यादा चाइना आइटम को आयात कर लेता है कि उसका आउटपुट, यानी जब सामान मंगाएगा तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो दे नहीं पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब चाइना को लगा तो वे अपनी नीति को चेंज करेंगे और भारत जैसे लोगों के साथ संबंध जोड़ेंगे, जिससे कि उनके सामान सप्लाई हो सके, उनको बेनिफिट हो सके। तो इस अर्थव्यवस्था का जो आधार होता है वो परिवर्तनशील होता है, यानी कोई एक जैसी अर्थव्यवस्था नहीं होती, बल्कि सिचुएशन के अनुसार ये लोग अपने को चेंज करते रहते हैं। इसका एकमात्र एग्जांपल कौन सा है? चाइना। इसी के साथ एक और अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो भी हम बता देते हैं, ओपन इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी, खुला या बंद। ओपन
या क्लोज्ड इकोनॉमी। ये क्या होता है? तो सीधा सा फंडा है, जिस देश का आयात निर्यात दूसरे देशों से होता हो उसी को क्या कहेंगे? उसे कहेंगे खुली अर्थव्यवस्था। ठीक। और जिसका बंद हो, आयात निर्यात बंद हो, उसी को हम कहेंगे बंद अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने अर्थशास्त्र का एक परिचय के रूप में जाना कि अर्थशास्त्र वास्तव में होता क्या है, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है और किस तरह से होता है, इन सबको हमने डिटेल में समझाने का प्रयास किया। कल के लेक्चर में दोस्तों इसके आगे की कड़ी को हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, जिससे ये बेनिफिट आपसे के ऊपर उठकर आपके मित्रों को प्राप्त हो और जब नया हम वीडियो अपलोड करें तो आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।